हेलो दोस्तों, आप लोगों का आप ही के चैनल इंटेलीकैप इन्वेस्टमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, मार्केट में एक के बाद एक आईपीओ लगातार आ रहे हैं और इसी कड़ी में नेक्स्ट वीक एक और आईपीओ आने वाला है जो है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड का आईपीओ। तो हम लोग आज के इस वीडियो में ये देखेंगे कि कंपनी प्रोफाइल क्या है, उसका फाइनेंशियल क्या है, कंपनी किस एरिया में काम करती है, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है और कंपनी क्या अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड कर सकती है। और इन सब चीज़ों के बेसिस पे कोई इन्वेस्टमेंट रैशनल इस आईपीओ में बनता है, लिस्टिंग गेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बट बिफोर आई बिगिन, आई वॉन्ट टू से दैट आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ any company for which I talk about and please don't consider it as an investment advice। आप लोग अपना पैसा लगाने से पहले खुद एक थॉरो स्टडी करिए, जितनी कि मैं भी नहीं करता, यानी कि मुझसे भी ज़्यादा। तो चलिए जानते हैं आज देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी को क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की चीज़ें। तो अगर इन सब चीज़ों के लिए आप कंफ्यूज्ड हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। तो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी जो है वो 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और पिज़्ज़ा हट, KFC, कोस्टा कॉफ़ी जैसे रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स की जो सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी इस इंडिया में है वो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी में ऑपरेट करती है। इसके अलावा कंपनी के अपने भी ब्रांड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स या चेन्स या अदर बिजनेस हैं, जैसे कि वैंगो। अब वैंगो क्या है बेसिकली, तो वैंगो जो है वो बेसिकली इनका जो बिजनेस मॉडल है इसका वो है ये स्पेसिफिक लोकेशंस पे है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में या एयरपोर्ट्स पे, या अभी बेसिकली ये साउथ इंडिया में ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है कि एक कैप्टिव कस्टमर इनको मिलता है, जैसे कि एयरपोर्ट पे है तो एयरपोर्ट पे आपको कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इनसे ख़रीदने का। तो वहाँ पे वैंगो, फूड स्ट्रीट, दिल्ली डेयर डेविल्स, मसाला ट्विस्ट और भी बहुत सारे इनके अपने ब्रांड्स हैं। दूसरे कंपनी के इंटरेस्ट जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी है और कुछ माइनर इंटरेस्ट होटल्स में भी है। तो कंपनी बेसिकली कंजम्पशन स्टोरी पे बेस्ड है, जो कि इंडिया की अगर स्ट्रांग होगी तो कंपनी जो है वो अच्छा करेगी। इसके साथ साथ कंपनी के इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी हैं नेपाल और नाइजीरिया में। तो कंपनी लेकिन इतने इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए कुछ क्वार्टर पहले तक बेसिकली इंडिया के ऑपरेशन से जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा था उससे उनको फंड कर रही थी। बट अभी कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि जो कंट्री नेपाल के, तो नेपाल के जो कैश फ्लो जनरेट होंगे उन्हीं से नेपाल के ऑपरेशंस को फंड किया जाएगा। नाइजीरिया में भी इसी तरीके से खुद वहाँ से जो कैश फ्लो जनरेट होगा, जो रेवेन्यू आएगा, उससे ही उस वहाँ की एक्सपेंशन या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कंपनी का मेजर चंक ऑफ ऑपरेशंस है वो इंडिया में है। तो कंपनी यहाँ से जो रेवेन्यू कमाएगी वो इंडिया के ही ऑपरेशंस में ग्रोथ या एक्सपेंशन या रीपेमेंट ऑफ डेट में लगाएगी। तो ये एक कंपनी के ग्रोथ के लिए ओवर लॉन्ग टर्म अच्छी चीज़ है। तो कंपनी ने इस स्ट्रेटजी को अपनाया है। अब चलिए देखते हैं कि कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर जो कंपनी लेकर आ रही है वो क्या है। तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है वो 4 अगस्त को ओपन हो रहा है और इसकी लास्ट डेट जो है वो अगस्त 6 होगी। कंपनी का जो प्राइस बैंड है 86 से जो अपर बैंड है वो 90 रुपीज़ का है, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अब जिसमें फ्रेश इशू जो है वो 440 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो 1398 यानी कि 1398 करोड़ का है, जिसमें मिनिमम लॉट साइज जो है वो 165 शेयर्स के होंगे और जो लिस्टिंग की जो प्रोबेबल डेट है वो अगस्त 16 की होगी। तो अब बेसिकली सवाल ये उठता है कि एक नज़र हम लोग डाल लें कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, नहीं है, क्या है। तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो मार्च 2020 पीरियड का 1535 करोड़ यानी कि 1535 करोड़ का है। हालांकि कंपनी को लॉस हुआ है 78 करोड़ का। याद रखिएगा ये पीरियड जो है वो कोरोना का पीरियड है और कंपनी जो है वो फूड एंड बेवरेजेस पे रिलाई करती है।
इसी तरीके से मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू घटा है और उसका प्रॉफिट भी घटा है। तो क्योंकि कंपनी पैंडमिक से काफ़ी इम्पैक्ट रही है, फिर भी क्या कंपनी की क्या पोजीशन है ऑपरेशनल लेवल पे, तो बेसिकली ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है, बट नेट लेवल पे कंपनी जो है वो लॉस में है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी को जो है वो इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कंपनी के पास जो है वो डेट है 541 करोड़ रुपए की। तो कंपनी की जो डेट है 541 करोड़ की, उसके लिए हर महीने कंपनी को अच्छा खासा इंटरेस्ट देना पड़ता है और इसी वजह से कंपनी नेट लेवल पे लॉस में है। मगर अगर ऑपरेशनल लेवल की बात करें तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है। तो बेसिकली कंपनी की जो आईपीओ ला रही है उससे कंपनी क्या करेगी? तो कंपनी जो है वो 440 करोड़ रुपए का जो फ्रेश इशू है उससे रीपेमेंट ऑफ डेट करेगी। तो इससे क्या होगा कि कंपनी की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी इंटरेस्ट कॉस्ट, और इससे क्या होगा कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो भी कम हो रही है 75% से 68%। हालांकि फिर भी जो है वो एक कंफर्टेबल लेवल पे है। और इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने से क्या फ़ायदा होगा कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी और कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो इम्प्रूव करेगा, यानी कि प्रॉफिट जो है वो इम्प्रूव करेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑपरेशनल लेवल पे जैसा कि अभी हमने देखा प्रॉफिट पे है, बट इंटरेस्ट सर्विस कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उसको नेट लेवल पे नुकसान हो रहा है। तो जो रीपेमेंट ऑफ डेट कंपनी कर देगी, उसके बाद फर्दर इक्विटी डाइल्यूशन की ज़रूरत कंपनी को फ्यूचर में नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो जनरेशन अच्छा है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या कंपनी ने स्ट्रैटेजी अपनाई है पैंडमिक के बाद, पैंडमिक को देखते हुए। तो बेसिकली क्या है कि पैंडमिक से पहले क्या था? तो पैंडमिक से पहले क्या था कि जो इनका डाइनिंग और डिलीवरी मॉडल था, जिसको हम लोग टेक अवे कहते हैं, वो 50% था, यानी कि 50% रेवेन्यू डाइनिंग से आता था, 50% रेवेन्यू जो है वो डिलीवरी से आता था। अभी ये क्या हो गया है, ये चेंज हो गया है और यहाँ अभी ये 30% रेवेन्यू सिर्फ डाइनिंग से आ रहा है और 70% रेवेन्यू जो है वो डिलीवरी या टेक अवे से आ रहा है। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया है। इसके लिए कंपनी, जैसे कि उनके पिज़्ज़ा हट के जो स्टोर होते थे वो पहले 2000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा के होते थे, अब कंपनी ने उसके एरिया साइज़ को कम करके 1500 तक स्क्वायर फीट तक वो ले आए हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे ये रैशनलाइजेशन किया। इसी के साथ साथ कंपनी की, क्योंकि जो स्टोर्स हैं उसको खोलने के लिए या तो रेंट देना पड़ता है या लीज करनी पड़ती है, तो लीज करती है। तो बेसिकली कंपनी ने क्या किया है, रेंटल मॉडल को छोड़ दिया है और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आ गए हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ है कंपनी को कि कंपनी ने फिक्स्ड कॉस्ट को कम करने की कोशिश की है और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे कंपनी आई है, जिससे कि कंपनी का एक्सपेंस जो है वो काफ़ी कम हुआ है और इस मॉडल से सिर्फ 10 से 11% ऑफ द रेवेन्यू ही कंपनी को देना पड़ रहा है अपनी एक्सपेंस में लीज से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें कंपनी ने की है। अब कंपनी का फोकस अब ज़्यादा डिलीवरी या टेक अवे पर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी ने कोरोना या कोविड-19 के आने के बाद की है। अब बेसिकली क्या है कि एक चिंता का विषय थोड़ा सा ये है कि कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, कंपनी जो है वो वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी ली हुई है, सब कुछ है, लेकिन अभी कंपनी ने 2021 के ही फिस्कल ईयर में जो आरजे कॉर्प्स और यम इंडिया को बेसिकली इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था 43.3 रुपीज़ पर शेयर पे। तो अभी कंपनी ये आईपीओ ला रही है। तो आईपीओ लाते वक्त जो इसने अपर बैंड की अगर हम बात करें तो ये शेयर की प्राइस हो जा रही है 90 रुपीज़ पर शेयर। तो इस प्रीमियम को जो है वो कंपनी कैसे जस्टिफाई करेगी? मतलब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कंपनी में ऐसा क्या हुआ अचानक से कि ये इतना हो गया है, अचानक से इतना प्रीमियम बढ़ गया। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब कोई इन्वेस्टमेंट रैशनल बनता है या नहीं। तो बेसिकली
जो इसकी स्टोरी है वो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी से जुड़ी हुई है और वो स्टोरी एक इंटैक्ट है।